क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? ऑप्शन में डायबिटीज, डिप्थीरिया, हाइपरटेंशन, क्वाशियोरकर। तो यहाँ पर हम पूरा CHO का पेपर है जो ये सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अब अपकमिंग टाइम में जो भी जिन भी स्टेट के पेपर होने वाले हैं तो स्पेशली उन्हीं स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर है जो आपके लिए लाया गया है। तो कम्युनिकेबल डिसीज या फिर कंटेजियस डिसीज हम ऐसी डिसीज को कहेंगे जो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट में आने से, स्नीजिंग, कफिंग से है जो ट्रांसमिट होंगी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होंगी या फिर फीको-ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगी। लेकिन जो फैलने वाली है सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो यहाँ पर कौन सी है? तो इनमें ओनली वो है डिप्थीरिया जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होगी। बाकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्वाशियोरकर। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया हो गया, बहुत सारी जो डिसीज हैं सभी किस में आती हैं? कम्युनिकेबल में। दो तरीके की डिसीज होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। आपको एग्जाम में आती हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ TB और ट्यूबरक्लोसिस। तो इनमें से ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। तो अब यहाँ पर जब ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है? तो TB होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाइज से। अब यहाँ पर इसके कारण क्या होगा? आपका वेट लॉस होगा, रात में फीवर आएगा आपको जनरली, और यहाँ पर आपको भूख भी नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया होगा आपको, वॉमिटिंग भी कभी कभी होती है। कफ है जो जनरली जब आपको कंटिन्यू 3 वीक तक खांसी आती है, ड्राई कफ, तो आपको लगता है कि जाके अब TB की जांच करा लें। तो यही सिम्टम, जरूरी नहीं कि उस टाइम आपको TB हो, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम जाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? वेट गेन। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को आप देखना कभी भी वो आपको मोटा, ताज़ा, हट्टा कट्टा नहीं दिखेगा, लेकिन जो डायबिटिक के होते हैं वो जनरली मोटे लोग मिलेंगे देखने को, BP वाले मिलेंगे, लेकिन TB के मरीज का कभी आपको वेट गेन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BBM? BBM मैंने आपको जो सेकंड चैनल है शॉर्ट्स उस पर आपको पढ़ाया था BBM। तो BBM यहाँ पर फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन की पोटेंसी के लिए, वैक्सीन सेफ है या नहीं, यूज़ करने लायक है या नहीं, उसको चेक करने के लिए BBM यूज़ किया जाता है। नाम क्या है इसका? वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग DPT वैक्सीन इन इन्फेंट्स। ये क्वेश्चन अभी आई थिंक UPCHO के पेपर में आया था कि प्रेफर्ड साइट क्या है DPT वैक्सीन के लिए, स्पेशली इन्फेंट में? डोर्सोग्लूटियल मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस या फिर ग्लूटियस मीडियस। तो DPT वैक्सीन दी जाती है बच्चों में इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। तो कौन सी मसल में देंगे हम? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। किस में देंगे? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नाउअडेज DPT वैक्सीन ओनली DPT सिंगल नहीं दिया जाता, इसको पेंटावैलेंट वैक्सीन के तौर पर डॉक्टर एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें पेंटावैलेंट वैक्सीन में अब 5 वैक्सीन इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें आपकी पेंटा का मतलब होता है 5, तो जिसमें DPT हो जाएगा आपका, HIV हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B ऐड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? टोटल 5 हैं जो ऐड हो जाएंगी, एंड हेपेटाइटिस B। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल अमंग द फॉलोइंग होम अवेलेबल फ्लूइड्स कैन बी गिवन टू अ डायरिया पेशेंट एक्सेप्ट। तो डायरिया के पेशेंट को हम होम अवेलेबल फ्लूइड्स में सब कुछ दे सकते हैं किसी एक को छोड़कर। लेमन वाटर, बटर मिल्क, शुगर कैन जूस या फिर कोकोनट वाटर। तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन शुगर कैन जूस हम उसको नहीं देंगे। बटर मिल्क देंगे, कोकोनट वाटर देंगे, लेमन वाटर देंगे। इससे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो मैनेज करने का काम करेगा, लेकिन शुगर कैन जूस को अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट वन, द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन A गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। अब यहाँ पर विटामिन A के आपको डोज के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो विटामिन A का डोज है जो 9 महीने के बच्चे को कितना दिया जाएगा। तो 9 महीने की एज के बच्चे में यदि पूछा है तो विटामिन A का डोज दिया जाएगा 1 लाख आयु, कितना? 1 लाख की जा रही है यदि 9 महीने के बच्चे में, तब हम देंगे 1 लाख यूनिट। यदि बच्चे की एज कितनी हो, लेस देन 6 मंथ हो, 6 महीने से कम हो, तब हम देंगे 50,000 यूनिट आयु। और यहाँ पर यदि बात की जाती है कि बच्चे की एज 6 महीने से 12 महीने हो, तब देंगे 1 लाख। यदि यहाँ पर
आपको ऑप्शन में हो क्वेश्चन में होता कि 7 मंथ बच्चे की एज है तब कितना डोज देना है हमें विटामिन ए का, तब भी हम कहेंगे 1 लाख। लेकिन यदि 6 महीने से कम एज आपको पूछते हैं, 6 महीने से कम पूछें तो 50,000, और 1 साल तक की एज का कहें तो 1 लाख, और 1 साल से ज़्यादा जब बच्चे की एज हो जाती है तब हमें देना है 2 लाख यूनिट। जब बच्चे की एज 12 महीने से ज़्यादा हो जाए तब हम देंगे 2 लाख यूनिट, 2 लाख आयु। लेकिन 1 साल से कम है तो 1 लाख, 6 महीने से कम है तो 50,000। नेक्स्ट वन, फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो रही है, स्लो पल्स रेट है, और यहाँ पर डेलीरियम भी देखने को मिल रहा है, और स्पेशली क्या है, रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं। तो किस डिसीज की तरफ इशारा करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या फिर चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर एक इस डिसीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जितने भी सिम्टम है सभी हैं मीजल्स के। रोज कलर के स्पॉट्स जनरली दिखाई देते हैं किसमें? मीजल्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मीजल्स। नेक्स्ट वन, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी का दूसरा नाम होता है हैंसेंस डिसीज। राजस्थान CHO में एक क्वेश्चन आया था। अब लेप्रोसी किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा। किसके थ्रू? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा। MDT ट्रीटमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए। लेप्रोसी के सिम्टम यदि एग्जाम में आते हैं तो फर्स्टली आपको नमनेस फील होगी, और यहाँ पर क्या है? कंटेजियस डिसीज है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल या फिर पायराजिनामाइड। तो TB की जो फर्स्ट लाइन ड्रग है जो प्रेग्नेंट वुमेन में हम नहीं दे सकते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को टेराटोजेनिक इफेक्ट है जो क्रिएट करेगी, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगी। इसीलिए प्रेगनेंसी में स्ट्रेप्टोमाइसिन कभी भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वन, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर। तो स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हैं? कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीच, सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड फेस ड्रूपिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्ट्रोक के यहाँ पर सिम्टम कौन से हैं? तो स्ट्रोक के सभी सिम्टम हैं। यहाँ पर क्या है? स्ट्रोक के सिम्टम है सभी हैं। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे ऑल ऑफ दी अबव। जब ब्रेन में क्या होगा? ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है तब स्ट्रोक की सिचुएशन डेवलप होती है। और यहाँ पर आपके लिए बताना है, आज का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि स्ट्रोक में कौन सी आर्टरी है जिसमें क्या होगा? ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर इन। तो जेस्टेशन का मतलब होगा प्रेगनेंसी, और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है किस में होगी? लैक्टेटिंग मदर में होगी, एडोलेसेंट में होगी, एल्डरली पॉपुलेशन में होगी कि प्रेग्नेंट वुमेन में होगी? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है किस में होगी? ये होगी प्रेग्नेंट वुमेन में। किस में होगी? प्रेग्नेंट वुमेन में। और आफ्टर द डिलीवरी अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगी, आपके लिए इसमें किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हाउ डज कैंसर स्प्रेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कैंसर कैसे फैलता है? थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, स्किन, या फिर बोथ लिम्फेटिक एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन राजस्थान CHO में आया हुआ था 2020 में। अब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में कैंसर का स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से भी होगा, ब्लड स्ट्रीम से भी होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द कॉमन मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इन द कम्युनिटी इज। अब ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि कम्युनिटी में यदि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जानी है तो कौन सी मेथड अपनाएंगे? किसी एक पर्सन में नहीं, पूरी कम्युनिटी की फीमेल है जिनमें हमें सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना है, तो कौन सी मेथड बेस्ट होगी? अल्ट्रासाउंड से, ब्लड स्मीयर से, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड से, या फिर CT स्कैन से? कौन सी मेथड बेस्ट होगी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए इन कम्युनिटी में? तो वो होगी विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। कौन सी? विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डूइंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में टोटल 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। या तो आप लेट के ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर मिरर के सामने खड़े होके। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अस्थमा में क्या होगा, जो आपकी ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा, स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी, जिसके कारण प्रॉपर आप सांस नहीं ले पाएंगे। फिर यहाँ पर इन्हेलर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो स्पाज्म हुआ है, जो यहाँ पर बहुत ही कम पैसेज बचा है उसको फैलाने के लिए। और अस्थमा यहाँ पर किसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस, टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, अपने नन ऑफ द अबव। प्रिवेंशन यहाँ पे पूछा है, तो प्रिवेंशन जिनको यदि अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको कहा जाता है कि आप धूल से दूर रहिए, और जो पॉलेंस होते हैं फ्लावर्स के उनसे दूर रहिए, क्योंकि एक एलर्जी का काम करेंगे, और एलर्जी ही मेन कॉज होता है अस्थमा के लिए। तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप एलर्जन से, जिस चीज़ से आपको एलर्जी उससे दूर रहिए, जिससे आप अस्थमा से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अस्थमा का मेन क्लासिकल साइन एग्जाम में आता है, तो होता है वीजिंग साउंड। जिनको अस्थमा रहता है जनरली, तो आप उनके पास में बैठ के देखना, जब वो सांस लेते हैं तो सीटी बजती है, उस तरीके का आपको साउंड है जो थोड़ा थोड़ा साउंड सुनाई देगा, जिसको हम कहते हैं वीजिंग साउंड। नेक्स्ट वन, बीटा ब्लॉकर्स एंड एसी इनहिबिटर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, जो बीटा ब्लॉकर्स हैं और एसी इनहिबिटर्स हैं, किसके लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, किस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, सीओपीडी के लिए, कि नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एसी इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स, ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं हाइपरटेंशन के मरीज में, किसके लिए, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है उनके लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं किसी एक को छोड़कर। कौन सा है जो यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो वो है यहाँ पर विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी क्या है, फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील विटामिन। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हो गए, और जो यहाँ पर विटामिन सी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम कहेंगे, सभी क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट वन, विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये क्वेश्चन आई थिंक अभी यूपी के पेपर में आया हुआ था कि कौन से विटामिन की जरूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो बहुत ही इजी है, वो कौन सा विटामिन, वो विटामिन के। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बेबी डिलीवर होने के बाद बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, क्योंकि बेबी को हमें किससे प्रिवेंट करना है, हेमरेजिक सिचुएशन से। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो वो विटामिन के। नेक्स्ट वन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग विथ, तो जो ORS थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, किस तरीके के पेशेंट को देंगे हम, कोलेरा के लिए, टिटनेस के लिए, टाइफाइड या फिर टीबी वाले मरीज के लिए। तो जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, ये दी जाती है डायरिया के पेशेंट में, और डायरिया किस में देखने को मिलेगा, लूज मोशन, वॉमिटिंग, वो देखने को मिलेगी कोलेरा के मरीज में। तो कोलेरा के पेशेंट में हम क्या देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। कॉज क्या है कोलेरा का, विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, विच प्रोसीजर विल हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ अटोनिक PPH, तो अटोनिक PPH का मतलब होगा कि जो यूट्रस की मसल, जो टोन है मसल्स की, वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब यदि वो मसल टोन है लॉस होती है, यूट्रस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आएंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज की सिचुएशन डेवलप होगी। तो अटोनिक यूट्रस क्या है, मेन कॉज होता है PPH के लिए। अब इस टोन को वापस लाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा यहाँ पर मैनेजमेंट। तो कौन सा मैनेजमेंट यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हेल्प करेगा, तो वो होगा बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस। क्या होगा, बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, हाथों से हमें क्या करना है, यूट्रस की मसाज करना है। लेकिन तब भी ठीक नहीं होता है, तब दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है PPH के लिए। क्या दिया जाएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, इन एक्लेम्सिया द इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट इज, तो एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट और MgSO4। अब MgSO4 दिया जाना है एक्लेम्सिया के मरीज में। एक्लेम्सिया में क्या आती हैं, फिट्स आना स्टार्ट होती है। प्री एक्लेम्सिया में कभी भी कन्वल्जन्स नहीं आते हैं, फिट्स नहीं आती है। एक डिफरेंस है दोनों के बीच का, याद रखना है। और ये दोनों है क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम है ये दोनों। अब यहाँ पर MgSO4 हमने इंट्रामस्कुलर रूट से दिया, तो कितना डोज देंगे हम, 5 ग्राम इन ईच बटक्स, 10 ग्राम इन ईच बटक्स, 10 ग्राम इन सिंगल बटक, या फिर 5 ग्राम इन सिंगल बटक।
कितना डोज हम यहाँ पे देंगे, तो इनिशियल डोज की बात की जा रही है, तब हम देंगे 5 ग्राम्स इन ईच बटुक, हर एक बटुक में कितना 5 ग्राम्स। नेक्स्ट वन, इन शॉक वन शुड प्रेफरेबली नॉट यूज, तो शॉक के पेशेंट में कौन सा यहाँ पर आईवी फ्लूइड हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 5% या फिर रिंगर लैक्टेट। इसमें हम कभी भी डेक्सट्रोज 5% है जो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं तुरंत, स्पेशली इनिशियल डोज में हम इसको डेक्सट्रोज 5% को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड नॉर्मली, तो यदि बच्चा रो रहा है, बेबी डिलीवर होने के बाद अच्छे से क्राई कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉर्ड है जो कब क्लैम्प करना है, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स, या फिर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। कब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉर्ड को क्लैम्प करना है। दो कंडीशन यहाँ पे लगती हैं, एक तो होता है अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग, दूसरा होता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, इनके अलग अलग केस होते हैं। अब यहाँ पर ओनली कहा है कॉर्ड को क्लैम्प करना है, तो जब कॉर्ड में पल्सेशन स्टॉप हो जाता है तब हमें क्या करना है, कॉर्ड को क्लैम्प करना है, उसके पहले हमें कॉर्ड को क्लैम्प नहीं करना है। करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द फर्स्ट स्टेप इन थर्मल प्रोटेक्शन फॉर द न्यूबॉर्न इंक्लूड्स, तो बच्चे में थर्मल प्रोटेक्शन मतलब जो इन्वायरमेंट के कारण जो बेबी के लिए हीट हो रही है और हमें थर्मल प्रोटेक्शन करना है बेबी के लिए, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ड्राइंग द बेबी थ्रोली इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, ड्राइंग द बेबी थ्रोली आफ्टर द कॉर्ड हैज़ बीन कट, कवरिंग द बेबी विथ अ क्लीन ड्राई क्लॉथ इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, या फिर कवरिंग द बेबी विथ वार्म्ड ब्लैंकेट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा थर्मल प्रोटेक्शन के लिए, बेबी में हीट लॉस ना हो पाए इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद ही बेबी को हमें क्या करना है, ड्राई करना है। देन आफ्टर यहाँ पर आप इतना वेट नहीं करेंगे कि जब तक कॉर्ड कट होगी, जब तक हम बेबी के लिए ड्राई नहीं करेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी ड्राइंग द बेबी थ्रोली इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। क्यों? क्योंकि हमें थर्मल प्रोटेक्शन करना है और इसका मतलब है हमें बच्चे को क्या करना है, हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट करने का काम करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, काउंसलिंग ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन शुड बी डन, तो जब भी हम आईयूसीडी के बारे में काउंसलिंग करते हैं तो हमें कब करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटीनेटल विजिट से, ओनली व्हेन शी इज डिलीवरिंग, ओनली आफ्टर द डिलीवरी, या फिर कैन बी डन आफ्टर 2 days ऑफ डिलीवरी। फर्स्ट थिंग आपको आईयूसीडी इंसर्ट करने के बारे में आपको बताना है, फर्स्ट जब लेडी एंटीनेटल विजिट के लिए आती है तब, कब बताना है, एंटीनेटल विजिट के लिए आती है तभी हमें बताना है आईयूसीडी इंसर्शन के बारे में। काउंसलिंग करना है, ना कि सीधा इंसर्ट करना स्टार्ट कर दें आप। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ मदर शुड बी असिस्ट फॉर द फॉलोइंग विद इन 1 hour ऑफ डिलीवरी, तो एक माँ है जो डिलीवरी के 1 घंटे के बाद है जो किस चीज़ के लिए उसका असेसमेंट किया जाना, डिलीवरी हुई है उसके तुरंत बाद से लेके 1 घंटे तक हमें उसमें किस चीज़ के लिए असेस करना है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए, टेम्परेचर के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 1 घंटे का टाइम यहाँ पे क्या, विद इन 1 hour ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पर हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए भी चेक करना है कि पीपीएच की सिचुएशन डेवलप तो नहीं होना स्टार्ट हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं, और टेम्परेचर चेक करना है कि मदर के लिए कोई इन्फेक्शन स्टार्ट तो नहीं हो गया होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी द रूम टेम्परेचर इन द लेबर रूम, एक नर्सिंग का क्लासिकल क्वेश्चन हम जिसको कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए लेबर रूम का, तो वो होता है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। यही टेम्परेचर आपको एग्जाम में आ सकता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी रहेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो भी इतना ही होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन फॉर एन एडल्ट, तो एडल्ट में जब आप सीपीआर देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन मतलब आप कितने अंदर तक है जो कंप्रेशन करेंगे चेस्ट में, तो वो करना है आपको 4 से 5 सेंटीमीटर तक। कितना, 4 to 5 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है यहाँ पर, द साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इन अ चाइल्ड 18 month ओल्ड इज, बच्चा यदि 18 महीने का है, बच्चा यहाँ पर 18 महीने का है यदि,
तो बच्चे में आईसीपी बढ़ने के, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के साइन हैं जो क्या होंगे? ऑप्शन में इंक्रीज इरिटेबिलिटी, नैरोइंग पल्स प्रेशर, पिन पॉइंट प्यूपिल या फिर टैकीकार्डिया। तो यहाँ पर कौन से साइन होंगे आईसीपी बढ़ने के बच्चे में? तो वो होंगे इंक्रीज इरिटेबिलिटी, क्या होगा? बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा। फॉन्टेनेल वल्ज होंगे, यदि वल्जिंग फॉन्टेनेल होता तब आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो कब क्लोज होते हैं? जनरली 18 मंथ की एज तक ही, 1.5 साल तक का बच्चा हो जाता है जब तक। यदि ऑप्शन में आपको वल्जिंग फॉन्टेनेल है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज द इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट वन, क्वालिटी एश्योरेंस रिफर्स टू। तो क्वालिटी एश्योरेंस से आप क्या समझेंगे? यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मेजरमेंट स्केल है, एक इवालुएशन स्केल है या फिर रेटिंग स्केल है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट वन, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो ये रहते हैं पैंक्रियाज में। कहाँ पर? पैंक्रियाज में। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा, अल्फा और गामा सेल्स हैं, ये क्या क्या सीक्रेट करती हैं? ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। नेक्स्ट वन, Mrs. Leela has placenta previa. The most likely symptom she will present is a placenta previa। क्या है? एक लेडी है, उसको क्या हुआ है? प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है। तो प्लेसेंटा प्रीविया का यहाँ पर फर्स्ट साइन कौन सा होगा? ऑप्शन में पेनलेस ब्लीडिंग, अ बोर्ड लाइक एब्डोमेन, इंटरमिटेंट पेन विथ स्पॉटिंग या फिर डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है यदि किसी लेडी को, तो प्लेसेंटा प्रीविया का फर्स्ट क्लासिकल साइन होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या होगा? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। और यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है? जनरली प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट में अटैच रहेगा, लेकिन जब ये सर्वाइकल ओस या फिर डाउन साइड आ जाएगा तब हम इसको कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसके फिर ग्रेड आते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर आपको टाइप भी जिसको हम कह सकते हैं लो लाइंग या फिर मार्जिनल, पार्शियल या फिर कंप्लीट प्रीविया। कंप्लीट प्रीविया में पूरा है जो सर्वाइकल ओस को कवर कर लेगा प्लेसेंटा, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में जो मार्जिनल होगा या फिर पार्शियल होगा, इसमें क्या होगा? प्लेसेंटा कम कवर करेगा। नॉर्मली प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट में अटैच होगा, लेकिन जब लोअर साइड में होगा तो ये कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। फिर इसके ग्रेड आते हैं और इसका क्लासिकल साइन होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। पेन नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इन यूजफुल टू असेस द लिवर फंक्शन। तो लिवर फंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है जो बेस्ट रहेगा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट, सीरम ट्रांसएमिनेज या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा टेस्ट है जो बेस्ट होगा लिवर फंक्शन को चेक करने के लिए? तो वो होगा यहाँ पर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ब्लॉक लेवल। यहाँ पे ब्लॉक लेवल में पूछा है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है जो ब्लॉक लेवल पे कौन सा होगा? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम सभा या फिर पंचायत समिति। तो यदि विलेज लेवल पे आपको पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट विलेज लेवल, तब कहना है आपको ग्राम पंचायत। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तब कहना है जिला परिषद। ब्लॉक लेवल पे कहा है तब क्या है? पंचायती समिति। क्या होगा? पंचायत समिति। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन एडल्ट ड्यूरिंग ईयर इरिगेशन टू स्ट्रेंथन द ईयर कैनाल होल्ड द पिन्ना। एडल्ट में पूछा है, लेस देन 3 ईयर के बच्चे में पूछे तब आपको अलग कहना है, डाउनवर्ड बैकवर्ड करना है जब बच्चे में पूछे। लेकिन यहाँ पे कहा है एडल्ट के लिए, तब आप ईयर इरिगेशन के लिए पिन्ना को किस तरीके से होल्ड करेंगे? अपवर्ड में, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड में, स्ट्रेट बैकवर्ड में या फिर अपवर्ड एंड बैकवर्ड में। तो यदि जब आपके लिए कहा है एडल्ट का ईयर इरिगेशन करना है, आपको बेस्ट मेथड होती है जो सेरुमेन वैक्स होता है उसको निकालने के लिए ईयर इरिगेशन। तो अब इस मेथड को जब आप अप्लाई करते हैं तब आप पिन्ना को कैसे होल्ड करेंगे? तब आपको करना है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, पहले ऊपर की तरफ देन आफ्टर द पीछे की तरफ। लेकिन यही चीज़ यदि 3 साल से कम एज की बच्चे में आपको पूछते तब आपको कहना था डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट वन हीट रेगुलेशन सेंटर इज। तो हीट रेगुलेशन सेंटर कौन सा है?
थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, बेसल न्यूक्लियाई है, फिर सेंट्रल कॉर्टेक्स है। तो हीट रेगुलेटरी सेंटर है क्या, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना इन प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। पल्सेशन आपको लेटरल फॉर्निक्स में फील हो रहा है वेजाइना में, वो भी प्रेगनेंसी में, तो क्या टर्म यूज करेंगे, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, गॉडल साइन या फिर हैगर साइन। तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं आपके प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। और जो पल्सेशन फील हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ओसिएंडर साइन। ब्लूइश कलरेशन ऑफ वेजाइना कहते वो कहलाता चैडविक साइन। नेक्स्ट वन, प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। तो प्रायोरिटी अटेंशन क्या होगी किसी अनकॉन्शियस मरीज के लिए, न्यूट्रिशन होगा, एलिमिनेशन होगा, एयरवे पेटेंसी होगी या फिर एक्सरसाइज होगी। तो यदि मरीज बेहोश है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एयरवे। आपको अब मैं बता दूं कि प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको यदि बर्निंग पेशेंट में पूछें तब आपको यदि इलेक्ट्रोलाइट दिया है और साथ में एयरवे दिया है तब आपको एयरवे देन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट पे जाना है। लेकिन यदि अनकॉन्शियस मरीज में पूछा है तब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एयरवे पेटेंसी। हमेशा कोई सा भी केस हो लेकिन आपकी प्रायोरिटी होती है एयरवे। क्या होगी, एयरवे, देन सर्कुलेशन, देन आफ्टर आपको कुछ और मैनेज करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो प्रायोरिटी होगी आपकी एयरवे पेटेंसी। अनकॉन्शियस पेशेंट में आपको एग्जाम में आता है पोजीशन कि कौन सी पोजीशन से आप ओरल केयर करेंगे, तो वो होगी साइड लाइन। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एस्पिरेट होने से प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर आपको अनकॉन्शियस क्लाइंट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप रेडी रहें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इन द फर्स्ट 48 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ अ पेशेंट विथ फुल थिकनेस बर्न ओवर 30% ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग। तो यदि मरीज एडमिट हुआ है, बर्न का पेशेंट, फुल थिकनेस बर्न पेशेंट है, मतलब उसकी आर्टरी वेंस भी क्या है, जली हुई हैं। अब यहाँ पर आपको 48 घंटे तक मरीज में किस चीज़ के लिए चेक करते रहना है, क्या प्रिवेंट करना है आपको कि क्या ना हो पाए। निमोनिया से बचाना है उसको, शॉक से बचाना है, कॉन्ट्रैक्चर से बचाना है कि हाइपरटेंशन से बचाना है। तो मरीज के लिए आपको फर्स्ट 48 आवर तक शॉक से प्रिवेंट करना है। किससे प्रिवेंट करना है, शॉक से प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन, डिस्फेजिया इज अ डिफेक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन। डिस्फेजिया का मतलब होता है स्पीच डिफिकल्टी। वो होगा डिस्फेजिया, यदि GIA है यहाँ पर तो स्वॉलोइंग डिफिकल्टी। डिस्फेसिया है दैट मीन्स क्या है यहाँ पर, स्पीच डिफिकल्टी। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है ह्यूमन बॉडी की, वो है लिवर। क्या है, लिवर। यदि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछें तो वो है थायराइड। नेक्स्ट वन, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्लैंड आपकी बढ़ती है, तब ये क्या कहलाएगा, क्रेटिनिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिसीज। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी से, तो ये कहलाएगा ग्वाइटर। क्या होगा, ग्वाइटर। नेक्स्ट वन, इनामिनेट ऑब्जेक्ट दैट कान ट्रांसमिट द डिसीज आर टर्म्ड एज। तो इनामिनेट ऑब्जेक्ट जिसके कारण डिसीज होगी, इनामिनेट का मतलब है बेजान, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके कारण कोई भी डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉपलेट, डस्ट, फॉमिट्स या फिर रिजर्वर। तो ऐसे इनामिनेट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं फॉमिट्स। क्या कहलाएंगे, फॉमिट्स। नेक्स्ट वन, पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड। कोई भी पर्सन, एनिमल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जब कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज किसी एक से दूसरे को हो जाए, मान लीजिए मेरे से मेरे बेटे को हो जाए, या फिर आपसे आपके फैमिली मेम्बर को हो जाए, या फिर आपके घर पे जो कुत्ते बिल्ली हैं उनसे आपको कोई डिसीज हो जाए, जो क्या कहलाएगा एक तरीके का सोर्स। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोर्स। कोई भी डिसीज पर्सन, एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू फैलती है तो वो क्या कहलाएगी, सोर्स। जिसको होती है वो कहलाएगा क्या, होस्ट। जो कॉज कर रहा है वो कहलाएगा एजेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट वाइल इन अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इमरजेंसी। जो इन्फेक्शन पेशेंट को हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर इमरजेंसी से हो रहा है तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक, नोजोकॉमियल, याट्रोजेनिक या फिर इनडायरेक्ट।
तो यहाँ पर iatrogenic का मतलब होगा कि आपको जो इन्फेक्शन डॉक्टर या फिर नर्स के थ्रू मिलता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू मिलता है, तो वो कहलाता है iatrogenic। जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में मौका देख के एंट्री मार जाए तो वो कहलाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और तब होता है जब आपकी बॉडी वीक हो, इम्यूनिटी वीक हो। नोजोकोमियल का मतलब होगा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो कॉमनली इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो कहलाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, a widespread occurrence of an infectious disease in a community at a given period of time is called। तो यदि कोई इन्फेक्शियस डिसीज कम्युनिटी में फैलती है किसी एक ही पीरियड ऑफ टाइम पे तो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाती है एपिडेमिक डिसीज। क्या कहलाएगी? एपिडेमिक डिसीज। नेक्स्ट वन, प्रोपोनेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, दैट मीन्स जर्म थ्योरी दी किसने थी? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने? जर्म थ्योरी दी थी किसने? लुईस पास्चर ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए, लुईस पास्चर। नेक्स्ट वन, BMW यहाँ पे कार नहीं है आपकी, ये है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट वन, तो वैक्सीन क्या बनाती है हमारी बॉडी में? नेचुरल इम्यूनिटी बनाती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बनाती हैं, पैसिव इम्यूनिटी बनाती हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाती हैं? तो वैक्सीन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बनाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिसीज एजेंट इन द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ द डिसीजेज। तो वो टाइम इंटरवल आपको बताना है जब आपकी बॉडी में कोई डिसीज का एजेंट घुस गया, आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद उसने अपने पहले लक्षण दिखाए, उसने अपना सही रंग ढंग दिखाना स्टार्ट किया, आपकी बॉडी ने सिम्टम दिखाए, तो वो क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड, ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन या फिर एपिडेमिक। तो ये टाइम इंटरवल कहलाएगा एंट्री होने के बाद से लेके आपकी बॉडी जो लक्षण शो करेगी, सिम्टम दिखाएगी, वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो नेक्स्ट 51 से 100 तक की क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर ICDS प्रोग्राम देयर इज एन आंगनवाड़ी वर्कर फॉर एवरी। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में लॉन्च की गई थी लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, लेस देन 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आंगनवाड़ी वर्कर कितनी वुमेन में रहेगी? 3000 पॉपुलेशन के लिए, 1000, 10,000 या फिर 5000? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मैं बता दूं जो हमारा सेकंड शॉर्ट्स चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब शॉर्ट्स, मैंने वहाँ पे आज एक वैकेंसी की अपडेट दी हुई है। तो अब जनरली जो वैकेंसी अपडेट होंगी वो आपको उस चैनल पर 2 या 3 मिनट में दे दी जाएंगी, जिससे आप वहाँ पे जाके फटाफट देख सकते हैं। और जो शॉर्ट्स टॉपिक होते हैं वो भी वहाँ पे आपको बता दिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।